हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टडी नोट में। आप सभी दोस्तों का मैं शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम बात करेंगे दोस्तों पॉलिटिकल साइंस जो बीए थर्ड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राएं हैं उनके लिए। आज की क्लास में हम मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे जिनका पेपर नज़दीक है, बस 2 या 3 दिन पेपर बचे हैं। तो ये मॉडल पेपर आप देख लीजिए क्योंकि ये पेपर में आपको 100% आपके पेपर में आ जाएगा। तो जहाँ तक मेरा सवाल है दोस्तों, आप लोग वीडियो को जरूर देखते रहिए क्योंकि इसके पेपर जो आपको ये सॉल्व करा रहे हैं ये आपके पेपर से लगभग 99% आपके पेपर से मैचिंग रहेगा। तो दोस्तों बिल्कुल बने रहे वीडियो के अंत तक क्योंकि एक एक प्रश्न और एक एक टाइम आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ दोस्तों चले चलते हैं क्लास की तरफ। और अगर हमारे चैनल में तो आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। और पुराने छात्र छात्राएं एक दूसरे को वीडियो को शेयर करते रहिए, मस्त रहिए दोस्तों। और इसी के साथ कुछ नए टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच में आए हैं जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है और बहुत ही सबसे अहम भूमिका निभाने वाली ये क्लास आज के आपके लिए। तो दोस्तों अब देर किस बात की, और हम लोग एक साथ फिर जुट होकर पढ़ेंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं क्लास की तरफ। अब हम सीधा बात करेंगे दोस्तों बीए थर्ड सेमेस्टर। यहाँ पे आपका मॉडल पेपर है बीए थर्ड सेमेस्टर। यहाँ पे आपका दिया गया है राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस है। प्रश्न पत्र आपका दिया गया है भारत में राजनीतिक प्रक्रिया, यानी कि भारत में राजनीतिक प्रक्रिया किस तरीके से चल रही है, कैसे कैसे प्रक्रियाएं गतिविधियां और सारी चीज़ें उत्पन्न होती, यही होता है भारत में राजनीतिक प्रक्रिया। तो ये आपका चैप्टर ही बना दिया गया है। इसमें आपका खंड 8 सेक्शन ए दिया गया है। इसमें आपको सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 50 शब्दों में देना ही है। और पहले का फर्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि राजनीतिक दल की परिभाषा दीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, राजनीतिक दल की परिभाषा किसे कहते हैं। अब यहाँ पे लिखना होगा राजनीतिक दल में राजनीतिक दल का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि राजनीतिक दल का मतलब होता क्या है। राजनीतिक दल एक पार्टी होता है जो पार्टी के अकॉर्डिंग एक दल दूसरे दल में होती है। एक दल पार्टी जैसे आपका बीजेपी हो गया, दूसरा आपका कांग्रेस हो गया। तो ये ऐसे ही राजनीतिक दल है और ये पार्टी आपस में क्या करती हैं, चुनाव संबंधित चुनाव लड़ती हैं। तो इसमें अलग अलग महाशयों का अलग अलग अपना मत दिया गया और अलग अलग तरीके से उन्होंने अपना परिभाषा दिया है। तो किस तरीके से दिया है आइए हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि लिखना कैसे है। सबसे पहले आंसर लिखेंगे। आंसर में लिखना होगा आपको कि राजनीतिक दल ऐसे लोगों का एक समूह है जो कुछ सिद्धांतों पर सहमत होकर, यानी कि जो राजनीतिक दल है वो एक ऐसा समूह है जिसमें कुछ सिद्धांत से सहमत होकर अपने संयुक्त प्रयास, यानी कि जो संयुक्त होता है वो जो अपने जो थोड़ा थोड़ा जोड़ करके एक बड़ा संयुक्त यानी कि प्रयास से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, उसी संगठित को हम राजनीतिक दल कहते हैं। तो ये कौन महोदय जी ने लिखा है, ये एडमंड वर्क के अनुसार जी ने कहा गया है। फिर सेकंड नंबर आता है आपका इसी में कि राजनीतिक दल नागरिकों का एक ऐसा संगठित समुदाय है जो कुछ समान विचारों के आधार पर गठित होता है और जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हुए सरकार को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। तो ये होता है राजनीतिक दल। तो ये गिलक्राइस्ट जी महोदय जी ने कहा है कि ये गिलक्राइस्ट महोदय जी के अनुसार ये परिभाषा दी गई है कि जो राजनीतिक इकाई है वो सरकार को नियंत्रित करने का प्रयास करती है और कुछ समान विचारों के आधार पर वो गठित होती है। तो यही राजनीतिक दल का एक समुदाय है। तो ये गिलक्राइस्ट जी महोदय जी के अनुसार कहा गया है। तो इस तरीके से ये हो गया राजनीतिक दल की परिभाषा। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न सेकेंड नंबर कि प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है आपका कि प्रजातंत्र विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं। अब लिखेंगे दोस्तों प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या है। प्रजातांत्रिक का मतलब क्या होता है, इसमें लिखेंगे आप लोग कि भारत में शासन सत्ता को विकेंद्रीकरण किया गया है, यानी कि जो भारत की शासन सत्ता है उसे विकेंद्रीकरण किया गया है। यहाँ 3 प्रकार की सरकारें हैं। कौन कौन सी, पहला तो आता है केंद्रीय सरकार, दूसरा आता है राज्य सरकार और तीसरा आता है स्थानीय सरकार। अर्थात दिल्ली में आपका केंद्र सरकार है और प्रदेश में आपकी राज्य सरकार होती है और जो आपका स्थानीय सरकार होती है वो किसके अंतर्गत आती है, क्षेत्र सरकार के अंतर्गत आती है। और ये तीनों सरकार का अधिकार संविधान द्वारा दिए गए तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं और इन तीनों सरकारों को बनाने का कार्य जनता ही करती है और जनता
लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चुनती है, इसलिए प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण कहा जाता है। इसलिए इसे हम प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण कहते हैं, यानी कि अलग अलग तरीके से वो क्या करती हैं, अपनी शासन प्रशासन का कार्य करती हैं। तो इसी वजह से ये प्रजातंत्र विकेंद्रीकरण होता है। इसमें शासन की शक्ति निचले स्तर तक अर्थात बात करें तो जनता तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है और संविधान के द्वारा तीनों सरकारों की शक्तियों का बंटवारा किया गया है और इन तीनों के आय स्रोत भी बताए गए हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी कहा था कि सच्चा भारत गाँव में निवास करता है और गाँव एवं क्षेत्र का प्रतिनिधि ही स्थानीय समस्याओं का समाधान कर सकता है, इसलिए स्थानीय सरकार का विशेष महत्व है। तो ये हो गया आपका सेकंड प्रश्न। उसके बाद में फिर आपका आता है तीसरा प्रश्न कि ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत किसे कहते हैं? ग्राम पंचायत का मतलब होता है दोस्तों, एक गांव है, गांव में जो जिसे एक मुखिया होता है और उस मुखिया को हम एक पद पर निर्धारित करते हैं जिसे हम ग्राम पंचायत अधिकारी बोलते हैं, ग्राम पंचायत कहते हैं। तो ये हो गया ग्राम पंचायत। अब इसमें लिखेंगे आप लोग ग्राम पंचायत का मतलब क्या होता है। ग्राम पंचायत विधि अधिनियम 1994 में कहा गया है, यानी कि 1994 में कहा गया है पंचायत विधि से अनुसार कि राज्य सरकार प्रत्येक स्थिति में 1000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत गठित करेगी और यदि किसी ग्राम की जनसंख्या 1000 से कम है तो वो एक दूसरे में सम्मिलित हो जाएगी या उसे एक दूसरे में मिला दिया जाएगा और ग्रामों के इस समूह को पंचायत क्षेत्र कहा जाएगा और ग्रामों के इस समूह में सर्वाधिक जनसंख्या वाले ग्राम के नगर पर ग्राम पंचायत का नाम रखा जाएगा और हर प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक प्रधान और 9 से 15 सदस्य की व्यवस्था की जाएगी और एक ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या के संबंध में कहा गया कि किसी ग्राम पंचायत की जनसंख्या 1000 होने पर 9 सदस्य होंगे और यदि ग्राम की जनसंख्या 1000 से अधिक और 2000 से कम है तो 11 सदस्य होंगे और 2 से 3000 होने पर 13 सदस्य होंगे। तो इस तरीके से सदस्यों की इसमें सदस्यता निर्धारित की जाएगी। उसके बाद फिर आपका आता है फोर्थ नंबर, यानी कि चौथा प्रश्न है फोर्थ नंबर कि पंचायती राज व्यवस्था पर गठित समितियां क्या है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था पर गठित समितियां कौन कौन सी हैं, ये भी आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। मैं हर बार आपको इसको बताने का प्रयास किया कि जो पंचायती राज व्यवस्था है इसकी जो समिति गठित किया गई थी उसके कौन कौन से हैं ये आपको जान लेना परम आवश्यक है, क्योंकि ये आपके भविष्य में पेपर में तो आपका तो रहेगा ही, बट जो आपके कंपटीशन लेवल एग्ज़ाम होंगे या आप IAS PCS की तैयारी कर रहे होंगे तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। अगर आप पॉलिटिकल से बिलोंग करते हैं तो ये आप लोग ज़रूर पढ़िए प्रश्न। इसमें आपका आता है फर्स्ट नंबर पंचायती राज व्यवस्था में गठित नाम कौन कौन से हैं। पहला तो आपका आता है फर्स्ट नंबर में कि बलवंत राय मेहता समिति, जो 1956 में गठित किया गया था और 57 तक इन्होंने अपना कार्यरत किया। सेकेंड नंबर में आता है अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति इन्होंने 1977 में गठित किया, तो फिर उसके बाद में 1977 से इन्होंने 85 तक काम किया। उसके बाद फिर थर्ड नंबर में आता है राव समिति। राव समिति में इन्होंने 1985 में गठित किया, जो 1985 से 87 तक चला। और 87 में चौथा नंबर पे आता है सिंधवी समिति, जो 1987 में गठित किया गया। फिर पाँचवा नंबर आता है थोंगन समिति, जो 1988 में इन्होंने अपना स्थापित किया और पंचायती राज व्यवस्था की ये समितियाँ आपस में पारित करते रहे। तो इस तरीके से ये जो समितियाँ हैं अपने अपने रूप से कार्य करती रहीं और धीरे धीरे ये क्या करती थी कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको बदलाव करने का प्रयास भी किया। और कुछ इसमें दोष भी पाए गए हैं, कुछ इसमें लाभ भी पाए गए हैं। तो इसका जो व्यवस्थाएं हैं वो आप लोग बिल्कुल इस पर ना दें, क्योंकि जो इसका जो हमें लाभ मिला उसको भी देखेंगे, जो दोष है उसको भी देखेंगे। उसके बाद फिर आपका आता है 5 नंबर शहरी निकायों में महिलाओं का आरक्षण, यानी कि शहरी निकायों में जो महिलाओं का आरक्षण है वो किस प्रकार है। यहाँ पे हम लिखेंगे कि शहरी निकायों में यानी कि 74 यानी कि 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 33% आरक्षण दिया गया है, यानी कि महिलाओं को 100 में से आपको 33% क्या है आरक्षण दिया गया है, यानी कि 67% इनको
अर्जित करना ही करना है, यानी कि 33% इनको आरक्षण दे दिया गया। और शहरी निकाय में अध्यक्ष से लेकर पार्षद एवं सभासद के आरक्षण का प्रावधान है। इसमें अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। इन वर्गों के लिए आरक्षित सीटों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। सामान्य वर्ग के लिए जो स्थान निर्धारित होते हैं, इसमें 1/3 स्थान सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित होता है और सभी वर्गों के लिए आरक्षित सीटों के चक्रानुसार परिवर्तन होता रहता है। तो ये महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट 6 नंबर कि क्षेत्रीयतावाद के क्या दुष्परिणाम है। इसमें आपको लिखना होगा क्षेत्रीयतावाद के क्या दुष्परिणाम हैं। आंसर में लिखेंगे आप लोग जो क्षेत्रीयतावाद है, इसमें जो भावना दिया गया है वो राष्ट्र के विकास में बाधक होती है, इसलिए इसके अनेक प्रकार से दुष्परिणाम दिखाई देते हैं। फर्स्ट नंबर में आता है कि विभिन्न क्षेत्रों के बीच संघर्ष एवं तनाव होता है। सेकेंड नंबर, इसमें राज्य तथा केंद्रीय सरकार के बीच संबंधों का विकृत होना, जैसे जो राज्य है और केंद्र है इनकी शक्तियाँ अलग है, इनके सारा कार्यभार अलग है। उसके बाद में फिर जो इनका कार्यकाल है वो कार्य किस प्रकार करेंगे, ये सारी चीज़ें इनके ऊपर निर्भर करती है। तो ये अलग अलग तरीके से इनका सब चीज़ संगठन अलग है। उसके बाद थर्ड नंबर में आता है स्वार्थी नेतृत्व तथा संगठनों का विकास, ये इम्पोर्टेंट है। फोर्थ नंबर में आता है कि भाषा की समस्या का अधिक जटिल होना। फिर 5 नंबर आता है राष्ट्रीय एकता को चुनौती। और फिर 6 नंबर आपका आता है इसमें कि जातिगत भावनाओं को भड़काने की प्रवृत्ति। 7वें नंबर में धार्मिक भावनाओं एवं सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना। तो ये क्षेत्रीयतावाद के दुष्परिणाम हैं जो बहुत ही क्रांति के लिए दुष्परिणाम दिए गए हैं यहाँ पे। फिर आता है 8th नंबर में आप इसमें लिखेंगे आप लोग कि स्त्री पुरुष में अधिकारों को लेकर क्या अंतर किया गया है। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है इस पेपर में, क्योंकि ये आपके पेपर में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है। अब सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों कि जो स्त्री और पुरुष में अधिकार को लेकर किया गया जो अंतर किया गया है वो किस प्रकार है, यहाँ पे हम लिखेंगे। अपने तरीके से लिखेंगे तो और अच्छा होता है, लेकिन किताबी भाषा में लिखेंगे तो इसमें थोड़ा समझने की बात होती है। यहाँ पे लिखना होगा आपको कि सामान्य रूप से अगर कहें तो कि कहें स्त्री पुरुष को जो भेदभाव है वो कोई भी नहीं दिया गया है, दोनों के समान अधिकार दिया जाता है, दोनों के अधिकारों में कोई अंतर नहीं होता है। जैसे किस प्रकार आपको यहाँ पे हम बताएंगे। फर्स्ट नंबर, बचपन में लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक कार्य लिया जाता है। वेरी राइट पॉइंट है, लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक कार्य लिया जाता है। सेकेंड नंबर में बालकों की अपनी इच्छा से वर चुनने का अधिकार है, जबकि लड़कियों को सीमित मात्रा में यह अधिकार प्राप्त है। तो इसमें कोई भी। और फिर थर्ड नंबर में आता है कि उच्च शिक्षा ग्रहण करने में लड़कियों को लड़कों की अपेक्षा कम सुविधा मिलती है। वेरी पॉइंट है, क्योंकि ये चीज़ें कुछ इसमें दिया गया है। फिर फोर्थ नंबर में आता है कि पिता की अचल संपत्ति पर पुत्री की अपेक्षा पुत्र को अधिक अधिकार प्राप्त होता है। 5 नंबर, रोजगार में महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। 6 नंबर, और राजनीति और प्रशासन में महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की अधिक वरीयता दी जाती है। तो ये हो जाते हैं स्त्री और पुरुष में अधिकारों को लेकर अंतर। तो ये अंतर कुछ रूप से दिया जाता है, बाकी कोई भेदभाव इसमें नहीं है। स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं दिया गया है। उसका फिर आता है नेक्स्ट है आपका प्रश्न 8 नंबर कि अल्पसंख्यक कौन है, स्पष्ट कीजिए। अब इसमें लिखेंगे अल्पसंख्यक कौन है। अल्पसंख्यक के बारे में क्या जानते हैं। अब अल्पसंख्यक की बात करें अब अल्पसंख्यक कौन है, कैसे आए हैं, ये चीज़ें यहाँ पे आपको हम बताएंगे। अब जैसे दिया गया है कि अल्पसंख्यक कौन है, इसका जो मूल प्रभाव दिया गया है संविधान में कोई उल्लेखनीय नहीं है, लेकिन सन 1957 में केरल शिक्षा विधेयक में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किया गया था। अब बात सर्वोच्च न्यायालय के सामने जब आई तो इस प्रकार विचार विमर्श किया गया और सर्वोच्च न्यायालय ने उसके बाद
उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि कोई भी समूह जिसकी संख्या 50% से कम है वह अल्पसंख्यक है, लेकिन यह जनसंख्या राज्य की संपूर्ण जनसंख्या का होना चाहिए। अर्थात जिस प्रकार की जनसंख्या 50% से कम है वह अल्पसंख्यक है। तो समझ में आएगा अल्पसंख्यक कौन है। न्यायालय ने केरल सरकार के इस तर्क को अस्वीकार कर दिया, लेकिन अल्पसंख्यक का निर्धारण किसी क्षेत्र विषय जनसंख्या के संदर्भ में किया जाना चाहिए। सामान्य रूप से अल्पसंख्यक 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? फर्स्ट नंबर में तो आते हैं धार्मिक अल्पसंख्यक, जिसमें मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, बौद्ध, जैन, पारसी मुख्य रूप से आते हैं। सेकंड नंबर में भाषाई अल्पसंख्यक, जिस भाषा का प्रयोग करने वाले बहुत कम हैं। थर्ड नंबर अनुसूचित जात, जनजाति व एवं पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक, इन संबंध में संविधान के 16वें भाग में उल्लेख किया गया है। तो ये हो गए अल्पसंख्यक के बारे में। 9th नंबर की भारत में दल परिवर्तन का मूल कारण क्या है? जो दल परिवर्तन है इसका मूल कारण क्या दिया गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बताइए। इसमें आपको दिया गया है कि भारत में जो दल परिवर्तन है मुख्य रूप से कई कारण देखे जाते हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट नंबर में आपका आता है दलों में परिवर्तन, आंतरिक गुटबंदी। सेकंड नंबर पद का आकर्षण। थर्ड नंबर आर्थिक लाभ। फोर्थ नंबर नैतिकता का अभाव। पांचवा नंबर शासक दल का कम बहुमत, जो शासक दल है वो बहुत ही कम। और 6 नंबर आता है कि दल के नेतृत्व दीर्घकालीन, यानी कि दल के नेतृत्व दीर्घकालीन। तो ये होते हैं इसके मूल कारण। तो ये 6 इनके मूल कारण है। भारत में जो दल परिवर्तन है इसके 6 मूल कारण हैं। कौन से? दलों में परिवर्तन, दलों में आंतरिक गुटबंदी। सेकंड नंबर में आता है पद का आकर्षण। थर्ड नंबर में आता है पद आर्थिक लाभ। चौथा नंबर आता है, यानी कि फोर्थ नंबर, नैतिकता का अभाव। 5 नंबर में आता है शासक दल का कम बहुमत। और 6 नंबर में आता है दल का नेतृत्व दीर्घकालीन। उसका फिर आपका आता है इसमें 10th नंबर में यानी कि 44वें संविधान संशोधन, यानी कि 44 कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें 44वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति की स्थिति को स्पष्ट कीजिए। स्थिति इनकी क्या है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो लिखेंगे सबसे पहले 44वें संविधान संशोधन में 1978 में राष्ट्रपति की जो स्थिति है उसका निम्न प्रावधान है। कौन कौन से हैं? फर्स्ट नंबर में आता है राष्ट्रीय आपात की घोषणा अब मंत्रिमंडल के लिखित अनुरोध पर ही कर सकता है। सेकंड नंबर राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के लिखित अनुरोध में एक बार पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है, परंतु दूसरी बार उसे ऐसा परामर्श मानना ही पड़ेगा। थर्ड नंबर अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति के स्थान पर युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया है। फोर्थ नंबर में आता है कि राष्ट्रपति द्वारा की गई आपातकाल की घोषणा संसद द्वारा 1 माह के अंदर अनुमोदित होना चाहिए। फिर 5th नंबर आता है कि संसद की स्वीकृति के बाद आपातकाल 6 माह तक लागू रहेगा और संसद उसे पुनः 6 माह के बाद बढ़ा सकती है। तो ये हो गया 44वें संविधान संशोधन से राष्ट्रपति की यानी कि स्थिति। उसका फिर आता है खंडवा। खंडवा में आपका आता है सभी, इसमें आपको केवल 5 प्रश्न करने हैं। इसमें केवल आपको 5 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 200 शब्दों में देना है। पहले का फर्स्ट प्रश्न है, यानी कि सेकंड नंबर है इसमें कि भारतीय संविधान में अर्धसंघात्मक शासन पर प्रकाश डालिए। अब सबसे पहले हम सीखेंगे इसमें कि जो अर्धसंघात्मक शासन है वो किस प्रकार है। भारत में जो भारतीय संविधान में जो है वो अर्धसंघात्मक शासन किस प्रकार है। भारतीय संविधान को कुछ विचारकों ने अर्धसंघात्मक कहकर पुकारा है। जो भारत के संविधान हैं, भारतीय संविधान को कुछ जो महान विचारक हैं हमारे, उन्हें वो क्या कहे हैं, उसे अर्धसंघात्मक कहकर पुकारा है। जो भारत में संघात्मक शासन को अपनाया है, लेकिन उसमें कुछ क्षण एकात्मक शासन के रूप में दिखाई देता है। ऐसा इसलिए कहा गया है जिसमें राज्य सरकारें निरंकुश न होने पाए। अतः भारतीय संविधान का अर्धसंघात्मक कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। भारतीय संविधान के कार्यों से संघात्मक कहा गया है जिसका उल्लेख संविधान में किया गया है। जैसे फर्स्ट नंबर में आता है लिखित एवं निर्मित संविधान है।
भारत जो है वो लिखित एवं निर्मित संविधान है। सेकेंड नंबर है केंद्र और राज्य की मध्य शक्तियों को स्पष्ट विभाजन किया गया है। थर्ड नंबर केंद्र और राज्य की अलग अलग सरकारें हैं। फोर्थ नंबर संविधान की सर्वोच्चता दी प्रदान की गई है। और पांचवा नंबर न्यायपालिका को निष्पक्षता किया गया है। इसमें और इस प्रकार भारतीय संविधान द्वारा भारत में संघात्मक शासन को अपनाया गया है। अब यहाँ पे आगे लिखेंगे कि यदि राज्य सरकारों को अलग होने का अधिकार मिल जाएगा तो सोवियत संघ की तरह भारत में विभाजित हो जाएगा, इसलिए राज्यों को कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। ऐसी स्थिति में केंद्र शक्तिशाली बनाया गया है और संविधान में एकात्मक शासन के रूप में कुछ लक्षणों का व्यवस्था की गई। यहाँ पे जैसे केंद्र की जो केंद्रीय व्यवस्था है वो शक्तिशाली क्यों बनाया गया है और राज्य सरकार है इनको इनसे निम्न क्यों बनाया गया है, कुछ इनकी पॉइंट दी गई हैं जो यहाँ पे आपको लिखना होगा। इसमें लिखेंगे आप लोग फर्स्ट नंबर में कि संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में किया गया है। इसमें अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को सौंप दी गई है। सेकेंड नंबर में आता है कि किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार केंद्र को दिया गया है। थर्ड नंबर में किसी भी राज्य को विभाजित करने का अधिकार केंद्रीय संसद को दिया गया है, जो जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग किया गया है। फोर्थ नंबर में आता है कि देश के सभी नागरिकों को इकहरी नागरिकता प्राप्त है और वह भारतीय नागरिक हैं और वह भारतीय नागरिकता है। फिर आता है 5 नंबर जिसमें भारतीय संविधान संकट काल में पूरी तरह एकात्मक हो जाता है। और फिर राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर रहते हैं। फिर आता है कि जब राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल राष्ट्रपति के अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है। 8 नंबर उच्च सदन अर्थात राज्यसभा और राज्यों का समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, इसका आधार जनसंख्या है। 9 नंबर में आता है कि केंद्र शासित प्रदेशों पर भारत सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है। इन क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से किया जाता है। और संविधान में और इस प्रकार भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए भी उसमें एकात्मक के लक्षण दिखाई देते हैं। केंद्र सरकार को शक्तिशाली इसलिए बनाया गया है जिससे देश की एकता एवं अखंडता कायम रहे। जो हमारा देश है वो एकता एवं अखंडता जो है वो पूर्ण रूप से बना रहे। संविधान में एकात्मक एवं संघात्मक दोनों प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, इसलिए भारतीय संविधान को हम अर्धसंघात्मक भी कहते हैं। अर्धसंघात्मक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एकात्मक और संघात्मक दोनों प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया है। फिर आता है सेकंड प्रश्न कि धर्मनिरपेक्षता पर इस समय क्यों वाद विवाद अधिक हो रहा है, इसको स्पष्ट कीजिए। अब इसमें लिखेंगे आप लोग दोस्तों कि संविधान में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है, यानी कि भारतीय संविधान में भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। यहाँ पर सरकार का अपना कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। संविधान के जो अनुच्छेद 25 से 28 तक सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। यहाँ कोई भी भारतीय नागरिक अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म का पालन कर सकता है या किसी भी धर्म का परित्याग कर सकता है, लेकिन जब प्रलोभन के आधार पर या ज़बरदस्ती किसी भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो वह विवाद का कारण होता है। इसीलिए अब इस विचार विमर्श किए जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। सांप्रदायिकता वही व्यक्तित्व होता है जो अंधविश्वास में डूबा होता है और अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए दूसरे की भावनाओं से खिलवाड़ करता है। यहाँ तक कि धर्म के नाम पर भी दूसरों को उत्पीड़न किया जा रहा है। उसने धर्म का अनुपालन करने के साथ दूसरों को धर्म को सभी सम्मान करना है। अन्य धर्मों के अनुयायियों को अपने समान ही मानना चाहिए, लेकिन ऐसा बहुत कम दिखाई देता है। अब मुस्लिम मदरसों में ऐसा देखा गया है कि अपने अनुयायियों में धार्मिक कट्टरता की शिक्षा दी जाती है, उन्हें दूसरे धर्मों के प्रति घृणा का पाठ पढ़ाया जाता है। ऐसी स्थिति में अब धर्मनिरपेक्षता से नए सिरे से विचार किए जाने की आवश्यकता है।
सेकेंड पॉइंट होता है कि धर्म की राजनीति एवं आर्थिक प्रभुता के लिए प्रयोग करने से केवल राजनीतिक वातावरण ही नहीं प्रदूषित होती है, बल्कि धर्म भी पिछड़ जाता है, जिसमें निम्न कारणों से धर्मनिरपेक्षता के पुनः विचार किए जाने की आवश्यकता हो रही है। कौन कौन से हैं इसमें? फर्स्ट नंबर में आता है कि संविधान द्वारा धर्म को राजनीति से अलग किया गया है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। आज धर्म राजनीति पर हावी है। सेकेंड नंबर, भारत के मुसलमान पाकिस्तान एवं अन्य इस्लामिक देशों जैसे से प्रेरणा ले रहे हैं, जो उसे बंद होना चाहिए। थर्ड नंबर में, धार्मिक स्थलों के राजनीतिक लाभ के लिए प्रयोग नहीं होना चाहिए। फोर्थ नंबर, धर्म के आधार पर भारत को राष्ट्र ना माना जाए। 5 नंबर, भारत के राजनेता एवं राजनीतिक दल धर्म के आधार पर अपनी रोटियां सेक रहे हैं, उसे बंद किया जाना चाहिए। 6 नंबर, सांप्रदायिक भावनाओं को जो लोग हवा दे रहे हैं उनकी कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। और 7 नंबर, गलत समाचार के अफवाह से लोगों को बचना चाहिए। 9 नंबर, शिक्षण संस्थाओं में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाए। 9 नंबर, बुद्धिजीवी समाज को समस्याओं के प्रति जागरूक होना चाहिए। और 10th नंबर में दिया गया है कि सभी धर्मों एवं संप्रदायों की इस बात की भावनाओं से विकसित किया जाए कि उनमें राष्ट्रीयता की भावना आनी चाहिए। और इस प्रकार भारत में कई ऐसे कारण सामने आ रहे हैं जिसमें धर्मनिरपेक्षता विचार विमर्श किया जाना आवश्यक है। अब समय के अनुसार उसे पुनः परिभाषित किए जाने की आवश्यकता है। उसका फिर आता है नेक्स्ट प्रश्न आता है 4th नंबर कि संप्रदाय क्या है? भारत में सांप्रदायिकता के कारण बताइए। अब लिखेंगे इसमें आप लोग दोस्तों कि संप्रदाय का अर्थ क्या होता है, कि सांप्रदायिकता का क्या अर्थ है, संप्रदाय क्या है। इसमें लिखेंगे आप लोग कि वर्गीय भावना जो अपने समूह या वर्ग के लिए विशेष अधिकारों और हितों की रक्षा पर आधारित होती है, उसे हम सांप्रदायिकता कहते हैं। यहाँ पे नेहरू जी के अनुसार लिखा गया है कि सांप्रदायिकता धार्मिक एकता पर आधारित वह वर्गीय भावना है जिसका वास्तविक उद्देश्य उस वर्ग विशेष के राजनीतिक शक्ति और अधिकारों को प्राप्त करना है, या वस्तुतः गुट मानसिकता है जो स्वयं को किसी धार्मिक संप्रदाय के ऊपर आधारित करती है, लेकिन उसका उद्देश्य राजनीतिक भक्ति शक्ति एवं संरक्षण प्राप्त करना होता है। अब आता है भारत में सांप्रदायिकता के कारण कौन कौन से हैं। फर्स्ट नंबर में आता है आपका हिंदू संप्रदायवाद। फर्स्ट नंबर में आता है हिंदू संप्रदायवाद। इसमें मुस्लिम सांप्रदायिक संगठनों के समान हिंदू सांप्रदायिक संगठन भी भारत में विद्यमान है और ये सांप्रदायिकता के निरंतर बढ़ावा देते रहते हैं, और इन संगठनों की नीतियों एवं कार्यक्रमों के फलस्वरूप सांप्रदायिकता की भावना का विकास होता है। सेकंड नंबर में आता है कि मुसलमानों की धर्मांधता। सेकंड नंबर इसका जो भारत में जो सांप्रदायिकता के कारण है वो पहला आता है हिंदू संप्रदायवाद, सेकंड नंबर मुसलमानों में धर्मांधता। हेडिंग इसमें मिलेंगे कि भारत में विद्यमान सांप्रदायिकता को सबसे बड़ा कारण मुसलमानों में धर्मांधता की भावना है, जिसमें संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए भी मुसलमानों ने दिसंबर 1970 में दिल्ली मुस्लिम राजनीतिक सम्मेलन में अल्पसंख्यकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा, उर्दू भाषा की रक्षा, सरकारी नौकरियों से मुसलमानों के लिए सुरक्षित स्थानों की मांग की। तो इस तरीके से ये हो गया। थर्ड नंबर में आता है समुदायबद्ध मतदान। मतदान भारत में समुदायबद्ध मतदान की प्रवृत्ति पनप चुकी है, अर्थात एक जाति संप्रदाय या एक वर्ग के मतदाता जैसे हरिजन, मुस्लिम, हिंदू आदि समुदायबद्ध होकर मतदान करते हैं। कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में यह भावना समुदायबद्ध पद्धति की कुंजी के रूप में कार्य करती है और अल्पसंख्यकों के हाथों में विजय की कुंजी जो सत्ता की कुंजी के रूप में कार्य करती है, और इस तरीके से ये अपना जो नीति है वो अपना लागू करते हैं। फिर फोर्थ नंबर में आता है सरकार की उदासीनता। भारत में सांप्रदायिक समस्या के लिए सरकार की जो उदासीन नीति पर बहुत ही कड़ी नीति रही, जिसमें केंद्र व राज्यों के सत्तारूढ़ दल प्रायः सांप्रदायिक दंगों के लिए विरोधी पार्टियों के उत्तरदायी ठहराते हैं, जिनमें सरकारी प्रशासन इन दलों के निष्पक्ष और तार्किक विश्लेषण करने के स्थान पर सर्वदा विरोधियों के विशेषता जैसे जनसंघ व
जी का कहना था कि असम और पंजाब में हुए सांप्रदायिक दंगों में विरोधी पार्टियों को दोषी बताया गया है, जबकि वस्तु स्थिति यह है कि राज्य में प्रशासन की शिथिलता और लापरवाही के कारण वहाँ की स्थिति अनियंत्रित हुई। फिर आता है 5 नंबर। 5 नंबर में लिखेंगे आप लोग कि पाकिस्तानी प्रचार। जब कभी भारत में हिंदू मुस्लिम तनाव की कोई घटना होती है, कोई विवाद खड़ा होता है, तो पाकिस्तानी रेडियो, समाचार पत्र, दूरदर्शन उसे राजनीतिक टूल देकर भारतीय हिंदू व मुसलमानों के प्रति सहानुभूति जताकर उन्हें भड़काते हैं। ये पाकिस्तानी सरकारी एजेंसियां उसे घटनाओं को हिंदुओं द्वारा मुसलमानों को जातिबद्ध कहकर पुकारती है। पाकिस्तान ऐसा करके भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादी भावना को उत्तेजित करता है। तो इस तरीके से सांप्रदायवाद के बारे में बताया। 5 नंबर में आता है कि धर्मनिरपेक्षता, यानी कि धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा बताया तथा उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब धर्मनिरपेक्ष किसे कहते हैं? सबसे पहले लिखेंगे आप लोग कि धर्मनिरपेक्ष राज्य से सामान्य अभिप्राय यह है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, यानी कि धर्म कोई नहीं होगा। वह अपने कार्यों के लिए धर्म का आधार नहीं बनाएगा तथा धर्म के आधार पर वह अपने नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। राज्य के द्वारा धर्म को राजनीति से पूर्णतः पृथक रखा जाएगा। राजनीति क्षेत्र में धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है कि राज्य के अधिकारियों की नियुक्ति व चुनाव, शासन की नीतियाँ, शासन के द्वारा आर्थिक सहायता आदि धर्म के आधार पर न हो और राजनीतिक दलों एवं अन्य संस्थाओं को संगठन धार्मिक आधार पर न किया जाए। राज्य का कोई धर्म न हो और न्यायालय द्वारा धर्म के आधार पर कोई भेदभाव न किया जाए। राज्य के द्वारा नागरिकों का यह अधिकार दिया जाना चाहिए कि कोई भी नागरिक अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अपना सके और किसी भी धर्म को त्याग कर सके। और राज्य धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव ना करे, इसी नियुक्ति एवं सम्मान योग्यता के आधार पर किया जाना चाहिए। यहाँ पे डॉक्टर राधाकृष्णन जी के अनुसार कहा गया कि धर्मनिरपेक्ष होने का तात्पर्य अधर्मी होना या संकुचित धार्मिकता पर चलना नहीं होता, वरन उसका तात्पर्य पूर्णतः आध्यात्मिक होना है। यहाँ पे वेंकटरमण जी ने कहा है कि ऐसा राज्य ना तो धार्मिक होता है और ना धर्म विरोधी या धार्मिक क्रियाओं के और मतांतरों के परे तथा धार्मिक मामलों में तटस्थ रहना चाहिए। ये वेंकटरमण जी के अनुसार कहा गया था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार कहा गया है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ यह नहीं कि वह हम लोगों की धार्मिक भावनाओं का आदर नहीं करेंगे। इसका तो केवल यही अर्थ है कि राज्य लोगों पर किसी धर्म को नहीं थोपेगा। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं? हेडिंग डालेंगे आप धर्मनिरपेक्षता की विशेषताएं। इसमें लिखेंगे निम्न विशेषताएं हैं। कौन कौन सी हैं? फर्स्ट नंबर में आता है धर्मनिरपेक्ष राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है। सेकंड नंबर में इसमें सभी धर्मों के प्रति सहनशीलता होती है। थर्ड नंबर में लिखेंगे धर्मनिरपेक्ष राज्य अधार्मिक नहीं होता है। फोर्थ नंबर में आता है कि यह लोकतंत्र का पक्षपाती होता है। 5 नंबर में इसमें धार्मिक शिक्षा का निषेध होता है। 6 नंबर सभी धर्मों में नागरिकों का समान अधिकार मिलता है। 7 नंबर में ऐसा राज्य किसी भी धर्म का विरोध नहीं करता है। और 8 नंबर में आता है कि कोई भी नागरिक किसी भी धर्म का विरोध नहीं करता है। तो ये हो गया धर्मनिरपेक्षता। उसका फिर आता है पंथ निरपेक्षता पर प्रकाश डालिए। पंथ निरपेक्षता किसे कहते हैं? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें लिखेंगे आप लोग पंथ निरपेक्ष में कि धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता को समझने के लिए अंग्रेजी शब्द रिलीजन, यानी कि रिलीजन जिसे कहते हैं रिलेशन, का मूल जाना आवश्यक है, यानी कि जो धर्म के मूल में जाना आवश्यक है। पंथ निरपेक्षता की अंग्रेजी भाषा में सेक्युलरिज्म कहते हैं, जो पंथ निरपेक्षता है, जिसका संबंध हम रिलीजन से ना कि धर्म है, जो कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी कि सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव भूमि में प्रतिष्ठित होने के कारण मानव कल्याण का व्यापक मानवतावादी धरातल है। जबकि रिलीजन व्यक्तिगत अवस्था और पूजा पद्धति से संबंध है। वस्तुतः राज्य पंथ निरपेक्ष तो हो स्पष्ट है कि पाश्चात्य जगत में आयातित शब्द सेक्युलरिज्म भारतीय पृष्ठभूमि में अनुकूल नहीं है।
और यदि इसकी उपयोगिता में भी धर्मनिरपेक्षता का पर्याय मानकर नहीं, धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता के समानार्थक प्रयोग से इसका छद्म रूप में भी अभिव्यक्त करती है। और अगर हम बात करें तो भारतीयता धर्म की बात करें तो इसमें स्पष्ट रूप से आता है कि धर्म और रिलीजन में क्या अंतर है। रिलीजन व्यक्ति आस्था और पूजा पद्धति से संबंधित है और धर्म की अवधारणा मूलतः भारतीय से है। यह संस्कृत भाषा का शब्द है। महाभारत में धर्म की व्याख्या करते हुए बताया गया है, जो प्राणियों के कल्याण को सुनिश्चित करे वही धर्म है। हमारे यहाँ 10 लक्षण दिखाई देते हैं धर्म के। कौन कौन से? फर्स्ट नंबर में आता है अहिंसा, सेकंड नंबर में आता है सत्य, थर्ड नंबर में शौच, और फिर फोर्थ नंबर में अपरिग्रह दया, परोपकार, प्रेम, दान, सेवा, समानता माने गए हैं। ये 10 आपस में क्या है? लक्षण है। इसमें कहा गया है धर्म के अनुसार जो धर्म है वो विश्व का धारक है और सभी प्रजाओं का धारण रक्षण करता है, और इसी धारण करने के कारण उसे धर्म कहा गया है इसमें धर्मेणयो जगत सुरक्षितमिदं धर्मो धराधारकः और धारणा धर्मित्याहु धर्मे धार्यता प्रजा। इसमें कहा गया है, इस तरीके से संस्कृत भाषा में कहा गया है धर्म के प्रति कि धर्मेणयो जगत सुरक्षितमिदं धर्मो धराधारकः और धारणा धर्मित्याहु धर्मो धार्यते प्रजा। यानी वस्तुतः धर्मनिरपेक्षवाद कोई चीज़ नहीं है, यह कोई विचारधारा या दर्शन नहीं हो, यह केवल सामाजिक आचरण या राजनीतिक कार्यक्रम है, जो कार्यक्रम तब तक चलता है जब तक समाज के अंदर धार्मिक भावना ज्यों भारत समाज में धार्मिक दृष्टि की ह्रास हो रहा है, जो धर्मनिरपेक्षवाद के जनाधार खो रहा है, और यही धार्मिक दृष्टि पैदा नहीं कर सकती है क्योंकि वह धर्म और सार्वजनिक कार्यों में अलग होना चाहता है। उसका फिर आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न। अब इसमें कहा गया है कि भारत में क्षेत्रीयतावाद की भावनाएं क्यों बढ़ रही हैं। 7 नंबर प्रश्न है। इसमें लिखेंगे आप लोग, फर्स्ट नंबर में आता है, लिखेंगे कि क्षेत्रीयतावाद के कारण भारत में नए राज्यों की मांग बढ़ रही है, जैसे असम, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में पृथक राज्यों की मांग चला जा रही है, यानी कि चालाकी से की जा रही है। उनका कहना है कि हमारे क्षेत्र का विकास पृथक राज्यों से संभव है। सेकंड नंबर में आता है कि कुछ राज्यों में कई भाषा एवं संस्कृति के लोग रहते हैं, इसलिए वे संस्कृति को अलग बनाए रखना चाहते हैं। थर्ड नंबर में लिखेंगे कि राज्यों के पुनर्गठन के बाद कई देशी रियासतों को एक में मिला दिया गया है और इसीलिए आज वे महसूस कर रहे हैं कि हम अलग अलग होते हैं तो हमारा विकास तीव्र गति से होता है। फोर्थ नंबर में भारत के सभी क्षेत्रों का समान विकास नहीं हुआ है, इसलिए आर्थिक दृष्टि से उनमें असमानता है। 5 नंबर, भारत में भाषाओं की विविधता, उत्तर दक्षिण की एक दूसरे से भिन्न भाषाएं इसलिए भिन्न हैं, उनमें भाषा के आधार पर क्षेत्रीयता की भावना बढ़ रही है। 6 नंबर में जाति के आधार पर क्षेत्रीयता की प्रवृत्ति बढ़ रही है और विभिन्न जातियों में क्षेत्रीयता की भावना बढ़ रही है। 7 नंबर में आता है कि राजनीतिक कारणों से प्रादेशिकता की मांग बढ़ रही है और विभिन्न नेताओं के अंदर यह मंशा होती है कि यदि अमुक क्षेत्र अलग हो जाएगा तो हम वहाँ के मुख्यमंत्री या मंत्री हो जाएंगे। तो ये उनकी जो क्षेत्रीयता, भारत में जो क्षेत्रीयता की मांग है, वो भावनाएं हैं, वो क्यों बढ़ रही है? वो इसी वजह से बढ़ रही हैं जो मैंने आपको यहाँ पे कारण बताए हैं। क्षेत्रीयतावाद के कारण ये इसी वजह से बढ़ रही हैं। उसका पे आता है खंड सा, सेक्शन सी। इसमें आपको केवल 2 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 5 शब्दों में देना है। 8वां प्रश्न दिया गया है कि 1919 के भारतीय शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। 9th नंबर में आता है 1935 का भारतीय शासन अधिनियम लोकतांत्रिक प्रक्रिया स्थापित करने से कहाँ तक सफल रहा है। फिर 10वां नंबर आता है क्वेश्चन कि संघ प्रादेशिक राजभाषा और उसमें संबंधित आयोगों के गठन पर प्रकाश लिखिए। 11वां नंबर भ्रष्टाचार से क्या अभिप्राय है, उसे किस प्रकार दूर किया जा सकता है। तो ये अलग अलग तरीके से इनका
प्रश्न आपको दिया गया है। तो ये प्रश्न मैंने आपको अलग से वीडियो बना देंगे जिससे कि आप लोगों को पढ़ने में आसानी होगी। मैं और अलग से इस वजह से प्रश्न को बना देता हूँ कि आपको थोड़ा लिखने का भी और टाइम का भी क्लियर हो जाता है और अच्छे से आप लोग पढ़ भी लेते हैं और समझ में भी आता है कि हमें क्या क्या लिखना है इसमें। और हम आपको थोड़ी चीज़ उसमें बता देते हैं और कुछ आप उसमें से अलग से लिख लेते हैं, तो इसमें आपका प्लस पॉइंट बन जाता है। और कुछ इसी वजह से कुछ दोस्त हमारे यानी कि फ्रेंड्स कहते हैं कि सर आप किस तरीके से पढ़ाते हैं जो आपको क्या आप केवल जैसे किताबी भाषा में पढ़ते हैं। तो ये आपकी गलतफहमी है। किताबों से ही आपके सारे चीज़ें बनी हैं, किताबों से ही आपको पढ़ाया जाता है और किताबों से ही आप लोग पढ़ते हैं। और यही चीज़ें अगर आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो दोस्तों इसी के साथ अगली वीडियो में आप लोगों के साथ उपस्थित होंगे और हमारी बातों का आप लोग कोई भी बुरा नहीं मानेंगे। और जो भी मैं आपको बताया आपको आपके सफलता की तरफ लेके चलने की बात करते हैं और अच्छे से, क्योंकि आपका पेपर होता है और पेपर में मैं हमारे जितने भी वीडियो आपको सारे मदद मिलते रहेंगे। तो अगली वीडियो में हम आपके साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।